हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज बिना किसी डिस्कस के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का टेस्ट सीरीज, जो कि सोशल साइंस का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी जीडी हो, अनेक तरह के कोई भी एग्जाम यानी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, तो ये टेस्ट जरूर देखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बहुत बेहतरीन टेस्ट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर हुए समझौता को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये बीच में डबल लाइनिंग लिखा गया है, इसको हम काट देते हैं। ये ये डबल लाइनिंग हो गया, इसको काट देते हैं। यहाँ से होगा, आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के प्रमुख के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर हुए समझौता को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू लियाकत समझौता। ऑप्शन नंबर ए, नेहरू लियाकत समझौता। ऑप्शन नंबर बी है नेहरू जिन्ना समझौता। ऑप्शन नंबर सी है गांधी जिन्ना समझौता। ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू लियाकत समझौता। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल के बंगाल के किस शासक ने किसानों की तकाबी ऋण प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए है अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर बी है मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर सी है नवाब सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत से भारत से वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डच को। ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगाली को। ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी को। ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन को। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डच को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विचार कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है सेडलर आयोग का गठन। दूसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा ऑप्शन है स्वराज पार्टी का गठन। चौथा ऑप्शन है बंगाल से अलग बिहार का पृथक्करण। देखिए दोस्तों, इसमें बोलता है उपयुक्त घटना को काल क्रमानुसार, सॉरी दोस्तों, उपयुक्त घटना को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और विकल्प को सही चयन करें। देखिए दोस्तों, सेडलर आयोग का गठन सेडलर आयोग का गठन 1913 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों 1923 ईस्वी में। अब बंगाल से बिहार राज्य अलग पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, पहले होगा ऑप्शन नंबर 4, दूसरा होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा होगा ऑप्शन नंबर 2 और चौथा होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है 1912 ईस्वी में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल को लेकर कौन गया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर अटल, ऑप्शन नंबर सी है एम.एस. अंसारी, ऑप्शन नंबर डी है जिन्ना। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम.एस. अंसारी, एम.एस. अंसारी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किस अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए है 1925 ईस्वी में, 1926 में, तीसरा है 1928 में, ऑप्शन नंबर डी है 1921 में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1926 में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है के.एन. दीक्षित, ऑप्शन नंबर सी है एम.एस. वत्स, ऑप्शन नंबर डी है बी.ए. स्मिथ। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी.ए. स्मिथ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है सरवनबेवला की स्थिति गौतमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थ को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी है हेसल्यूर मंदिर शिव को समर्पित है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरवनबेवला स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थ को दर्शाता है। ये ऑप्शन गलत है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों की उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिका प्रशस्त, ऑप्शन नंबर बी है महाक्षत्रप रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अहरार आंदोलन का लक्ष्य क्या था? अहरार आंदोलन को लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजों की चुटकारिता भारतीय मुसलमान द्वारा किया जाना। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय मुसलमान अंग्रेजी की चुटकारिता नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय मुसलमानों अंग्रेजों की चुटकारिता नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कथन ए बोलता है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्वान थी। कारण है आर का
मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। देखिए दोस्तों, पहला कथन है ए में, कथन और कारण दोनों कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी है, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, सही कथन को तुरंत कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनिए। सूची फर्स्ट है स्मारक, सूची सेकेंड है ये भी स्मारक। देखिए दोस्तों, इसको सही मिलान करने के लिए बोलता है। पहला है अलाई दरवाजा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, ये सही है दोस्तों, इसका यही होगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की है, ये भी सही है। मोती मस्जिद आगरा, मोती मंजिल आगरा में, इसको निर्माण शाहजहां ने किया है दोस्तों, ये भी सही है। मोती मस्जिद दिल्ली में है जिसको निर्माण औरंगजेब ने किया है दोस्तों, ये भी सही है। चारों सही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जे.वी. सिंह, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर श्री कृष्ण। देखिए दोस्तों, ये दो बार लिखा गया, चलिए इससे कोई मतलब नहीं। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विद्यानंद। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बलिया में, ऑप्शन नंबर बी है सतारा में, ऑप्शन नंबर सी है तलचर में, ऑप्शन नंबर डी है नन में। देखिए दोस्तों, बलिया है जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है सतारा जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों, वहाँ पर भी समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी तलचर है, देखिए तलचर उड़ीसा में है, यहाँ पे समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है तोरी, ऑप्शन नंबर बी है भीम पलासी, ऑप्शन नंबर सी है भोपाली, ऑप्शन नंबर डी है दरबारी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तोरी, ये क्योंकि ये सुबह के समय गाया जाता है। देखिए, दोपहर के समय अगर पूछेगा तो आपके दोपहर का समय सुप्रभात कौन सा गाया जाता है, इसका होगा भीम पलासी, ये दोपहर का समय होगा। दोपहर के समय ये होगा सी भोपाली, शाम के समय। शाम के समय ये बोलेगा तो दरबारी, देखिए दरबारी रात को समय गाया जाता है। रात को समय पूछेगा तो दरबारी, शाम को समय पूछेगा तो भोपाली, दोपहर के समय पूछेगा तो भीम पलासी और सुबह के समय पूछेगा तो तोरी। देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन में अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है
श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर बी है मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी है बी आर सिंधे। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदराव पाटिल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या के से अवगत कराया गया था। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है ए में बनारस अधिवेशन 1905, बी में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सी में सूरत अधिवेशन 1907 में, डी में लखनऊ अधिवेशन 1916 में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जो कि कानपुर में हुआ था। वहीं पे महात्मा गांधी के साथ राजकुमार शुक्ला का मुलाकात हुआ था, जिन्होंने ही ये समस्या को अवगत करवाया था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए है एस.सी. बोस, इंडियन स्ट्रगल यानी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद का लेखक है, यानी इंडिया डिवाइडेड का लेखक राजेंद्र प्रसाद है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इंडियन स्ट्रगल का लेखक सुभाष चंद्र बोस है। लेकिन इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एड आफ्टर फ्रैंक मोसले नहीं है। इसका दोस्तों, इसका आंसर सही डी होगा। सही आंसर डी होगा। ये तीनों सही है, पर ये गलत है। इसका लेखक ये नहीं, कोई दूसरा है, मुझे भी मालूम नहीं दोस्तों, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी है रूस में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ये अगर भारत में पूछ देगा, भारत में संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा बनारस में। अगर भारत में पूछता है तो बनारस में होगा, यही विश्व में पूछता है तो फ्रांस में होगा। देखिए दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए है लॉयल जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी है सर सैमुअल हॉर, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड सेलिसबरी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉर्ज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को एक पवित्र दस्तावेज का। ऑप्शन नंबर 2 है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। और बोलते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज का, ये सही है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, ये भी सही है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के क्लॉज 3 में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है
1942 का संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर बी है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। तीसरा है 97वां संविधान संशोधन 2011। ऑप्शन नंबर डी है 36वां संशोधन अधिनियम 1975। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति शब्द को 19 के क्लॉज सी में जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है संविधान का की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देता है या देगी। ऑप्शन नंबर बी है जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगी। क्या बोलते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ए ही सही है, केवल ए सही है, ये दूसरा गलत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है केवल राज्यसभा के किसी सदस्य को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 है केवल लोकसभा के किसी सदस्य को ही मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट बनाया जा सकता है। दोस्तों देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों का दोनों गलत है। केवल राज्यसभा के किसी सदस्य को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो राज्यसभा के सभापति होता है ना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसको सभापति निर्वाचित करके बनाया जाता है। और दूसरा देखिए बोलता है केवल लोकसभा के किसी सदस्य को ही मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट बनाया जा सकता है। नहीं, केवल लोकसभा को नहीं बनाया जाता, लोकसभा और राज्यसभा किसी को भी कैबिनेट सदस्य कैबिनेट बनाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों न तो एक सही है न तो दो सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। संविधान के किस अनुसूची संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? यानी संविधान की अनुसूची 6 है जो किस राज्य में लागू नहीं है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर में। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में। ये संविधान की अनुसूची 6 से लागू नहीं है, लेकिन असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, इन तीनों में लागू है और मणिपुर में लागू नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन से है? ऑप्शन नंबर ए सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए न्यायिक समीक्षा के लिए भारत का संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यानी पहला कथन ये है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज
का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सही है। राष्ट्रीय ध्वज की बीच चक्र में 21 तिलिया है। नहीं दोस्तों, 21 तिलिया नहीं है, ये 24 तिलिया होती है, 24 से। ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 4:3 है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, और यहाँ पे पूछ दिया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होगा 2:3 होगा, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केवल एक सही है, केवल एक सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है, यानी सूची नंबर ए है और सूची नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रधानमंत्री होता है। इसके देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं मिलान करने के लिए, तो इसको हम मिलान करते हैं दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताता है, ये सही है दोस्तों। अनुच्छेद 54 है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 ये कहता है 75 भारत का प्रधानमंत्री के बारे में बताता है, ये भी दोस्तों सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी सही है दोस्तों। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में बताता है, ये भी सही है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह निम्न में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्र का नेतृत्व करता है, सॉरी, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है बी गिरी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और बिहार के राष्ट्रपति भी। लेकिन देखिए राजेंद्र प्रसाद ये सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही रह चुके हैं, जो कि बिहार राज्य से है, सिवान जिला से, जिरादी गांव से ये है। ये लगातार 2 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, आज़ादी से लेकर, यानी 1947 से लेकर, सॉरी सर, 1947 ने 1952 से लेकर 1962 तक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूची फर्स्ट को अनुसूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची फर्स्ट प्रधान है, सूची सेकंड है संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। पहला है ऑप्शन विधि की सम्मुख समानता, अनुच्छेद 42
कार्य करने की अधिकारिता अनुच्छेद 45। इसमें देखिए दोस्तों मिलान करना पड़ेगा मेरे को। अभी देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चुनिए। पहला ऑप्शन है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। चौथा ऑप्शन है यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य हो। देखिए दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ये नहीं है दोस्तों। ये संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए दोस्तों ये गलत है। देखिए दोस्तों ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, सही है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होता है, दोस्तों सही है, ये भी सही है। चौथा है यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, दोस्तों ये भी सही है। आप कोई भी सदस्य के सदस्य नहीं है तो पर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीना के भीतर आपको राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदस्य का बनना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। ऑप्शन ए है 5वीं लोकसभा का, ऑप्शन नंबर बी है 7वीं लोकसभा का, ऑप्शन नंबर सी है 9वीं लोकसभा का, ऑप्शन नंबर डी है 11वीं लोकसभा का। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था और बाकी सब का कार्यकाल 5 वर्ष की होता है हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है जब कोई विधायक संसद के दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है और तो निम्नलिखित में किसको यह विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तीसरा यानी ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के अध्यक्ष को, चौथा है यानी डी है लोकसभा के सभापति को। यानी रोकने का अधिकार देखिए दोस्तों सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जनहित याचिकाएं PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी है केवल राज्य के उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में, ऑप्शन नंबर डी है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। देखिए दोस्तों जनहित याचिका PIL दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। पहला है द्वीप और उसके बाद दूसरा है संबंधित क्षेत्र। ऑप्शन ए है पॉकलैंड द्वीप। पॉकलैंड द्वीप यूके में स्थित है।
ऑप्शन नंबर बी सेंट हेलेंस द्वीप यूएस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कैनरी द्वीप स्पेन में स्थित है। रियूनियन द्वीप फ्रांस में स्थित है। देखिए दोस्तों इसमें कौन सा गलत है, इसमें कौन सा गलत है, देखिए ऑप्शन बी ये गलत है दोस्तों। सेंट हेलिस द्वीप यूएस में नहीं है, ये यूके में है स्थित, यूके में स्थित है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ये गलत है, ये यूएस में नहीं यूके में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विचार कीजिए, बोलता है विचार कीजिए। बेलकोंड, सिरुमलाई 3 में है, सेबराय 4 में है, नल्ला मलाई उपयुक्त पर्वतों श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण की और व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों ये सब पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करने के लिए। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पहले देखिए दोस्तों, पहला ये होगा अन्नामलाई, दूसरा होगा बेलकोंडा, तीसरा होगा सेबराय, चौथा होगा सिरुमनी। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। ऑप्शन नंबर ए है न्यू मंगलोर, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है नहावाश्वा, ऑप्शन नंबर डी है कांडला। देखिए दोस्तों स्वतंत्रता के बाद कोई भी बंदरगाह पहले विकसित हुआ था, वो पहला था कांडला बंदरगाह विकसित हुआ था। ये था कहाँ था, सॉरी दोस्तों मेरे को मालूम नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कांडला ही था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, भारत किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। देखिए दोस्तों फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन सी आंसर सही होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हाथी के दांत यानी टूस्ट के श्वेत पदार्थ वाले को आइवरी कहा जाता है। दोस्तों ये सही है। ऑप्शन में 2 है हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया है। दोस्तों ये भी सही है, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है यमुना पर, ऑप्शन नंबर बी है शारदा पर, ऑप्शन नंबर सी है गंगा पर, ऑप्शन नंबर डी है रामगंगा पर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा पर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों ये सवाल ही गलती लिखा गया, यहाँ पे होगा निम्नलिखित में कौन सुमेलित, सुमेलित नहीं को काट दीजिए, सुमेलित है, सुमेलित है। देखिए दोस्तों विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई ये सही है दोस्तों, लेकिन विश्व घरेलू गौरैया दिवस ये गलत है दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस ये भी गलत है दोस्तों, विश्व वानिकी दिवस ये भी गलत है। इसमें देखिए दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ये सब गलत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने शास्त्र नीति को पुनर्जीवित करके उसे
केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बना है। ये कथकली कौन था? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है कथक, ऑप्शन नंबर बी है कथकली, ऑप्शन नंबर सी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है भारतनाट्यम। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली को। कथकली को ये बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था, केरल के अलावे बंगाल में भी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, रामा गुंडम पावर थर्मल रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। देखिए दोस्तों, ये पहले का है डाटा, अभी तेलंगाना हो गया। अभी तेलंगाना अगर ऑप्शन में रहता है तो अभी तेलंगाना मानना पड़ता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना, इसलिए तेलंगाना नहीं तो आप आंध्र प्रदेश में जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 45 है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1945 में, ऑप्शन नंबर बी है 1946 में, ऑप्शन नंबर सी है 1947 में, ऑप्शन नंबर डी है 1948 में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1948 में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, यानी शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अंटार्कटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर बी है आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर डी है प्रशांत महासागर में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिक महासागर में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पेंथालस, ऑप्शन नंबर बी है पेंजिया, ऑप्शन नंबर सी है लोरेशिया, ऑप्शन नंबर डी है गोंडवाना लैंड। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेंजिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पंजशीर घाटी अवस्थित है, पंजशीर घाटी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी है ईरान में, ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी है तुर्की में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है मालवी, ऑप्शन नंबर सी है विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर डी है जाम्बेजी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया। देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम पहली बार यूट्यूब पे अपने चैनल पे ये डिस्कस कराने जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, विश्व में रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम कब किया गया? सॉरी दोस्तों, विश्व में रेडियो प्रसार सर्वप्रथम कब किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1895, ऑप्शन नंबर बी है 1923, ऑप्शन नंबर सी है 1959, ऑप्शन नंबर डी है नन। देखिए दोस्तों, अगर 20 में पूछता है तो
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1895। अगर यही भारत में पूछेगा तो रेडियो का प्रसार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो अगर भारत में पूछता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1923 में। विश्व में ऑप्शन नंबर ए 1995 में। अगर यही भारत में पूछता है तो ऑप्शन नंबर बी 1923 में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद।